100 जूता खाए तमाशा घुस के देखो। हमारे देश की वर्तमान सत्ता, गोदी मीडिया के लपड़झंडिस, भाजपा के आईटी सेल और उनके तमाम नेता, इन सभी की हरकतें यही बताती हैं कि 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखो। एक के बाद एक आए दिन इनके झूठ और नफरत की पोल खुल रही है। इसके बावजूद इन लोगों को तनिक भी शर्म नहीं है, मगर कहते हैं कि सांच को आंच नहीं, आज नहीं तो कल सच्चाई बाहर आएगी ही। याद करिए सफूरा जरगर को बीजेपी के आईटी सेल, उसके नेता और गोदी मीडिया के तमाम लपड़झंडिसों ने मिलकर इस महिला के चरित्र पर कौन कौन से दाग नहीं लगाए, कौन कौन सी गालियां नहीं दी। एक तो उन्हें एक महिला मिल गई, ऊपर से मुसलमान, फिर क्या था। दोनों का कॉकटेल बनाकर पूरे देश और दुनिया में पढ़ी लिखी तेज तर्रार सफूरा को बदनाम करने की हर मुमकिन कोशिश की गई, मगर गोदी मीडिया से लेकर आईटी सेल तक हर जगह अब सन्नाटा है। सबको सांप सूंघ गया है, सबकी हलक में जंग लग गई है, क्योंकि दिल्ली की एक अदालत ने इन सभी को संयुक्त रूप से ऐसा तमाचा मारा है कि ये कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे हैं। मगर फिर भी शर्म उन्हें आती है जिनके भीतर इंसानियत हो। गोदी मीडिया के लपड़झंडिस और आईटी सेल के दो कौड़ी के गुर्गे अपनी नफरत का बाजार उसी तरह चलाते रहेंगे। दिल्ली की कोर्ट ने शर्जील इमाम, सफूरा जरगर समेत 11 लोगों को न सिर्फ आरोप मुक्त किया है, बल्कि इतनी भयंकर तरीके से लताड़ लगाई है दिल्ली पुलिस को, और ऐसी ऐसी बातें कही हैं कि लोकतंत्र से प्रेम करने वाला हर व्यक्ति सुनकर खुश भी होगा और शर्म भी करेगा कि हमारे देश की पुलिस, हमारे देश की राजनीति इस घटिया स्तर तक गिर चुकी है। कोर्ट ने इस मामले पर जो कहा है वो आप सभी को बहुत ही गंभीरता पूर्वक सुनने का विषय है। कोर्ट द्वारा कही गई कुछ बातें हम आपको आसान भाषा में बताएंगे, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और सोचिएगा कि आपके देश का लोकतंत्र और लोकतंत्र के तथाकथित रक्षक किस तरह से जनता के अधिकारों पर पेट्रोल डालकर आग लगा रहे हैं। हम सारी बातें आपको बताएंगे, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इसके साथ ही बात करेंगे ओपीएस की। जी हां, ओल्ड पेंशन स्कीम, ये वो शब्द है जिसे सुनते ही बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को 11,000 वोल्ट का झटका लग जा रहा है। बीजेपी के एक मुख्यमंत्री को झटका लगा है और उस झटके की वजह से उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया कि खुद का मजाक बना लिया। इसके साथ ही इनकी बातें जरूर सुनिएगा। ये हमारे देश के केंद्रीय मंत्री हैं और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए किस तरह से जनता द्वारा चुना हुआ एक सांसद देश की सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी पर अट्टहास कर रहा है। बातचीत शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा दबा दीजिए। आप चाहे तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारी आर्थिक सहायता करें ताकि देश को गोदी मीडिया के जहर से बचाया जा सके और आपका मीडिया मजबूत हो जो आपके मुद्दों पर बात करे। सबसे पहले खुशखबरी ले लीजिए। भारत में छोटे छोटे बच्चे दूध पी के बहुत मोटा रहे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए अमूल दूध ने 3 रुपया प्रति लीटर बढ़ा दिया। इसके बाद पराग ने भी अपने दूध का दाम बढ़ा दिया। देश की जनता को स्वर्ग रूपी ये अवसर दो फायदे देगा। एक तो आप देश हित में 3 रुपया अधिक योगदान कर पाएंगे और दूसरे आपके बच्चे कम फैटी होंगे, यानी मोटाएंगे कम। है मास्टर स्ट्रोक, बजाइए ताली, बोलिए थैंक यू। दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी के जामिया नगर हिंसा मामले में छात्र कार्यकर्ता शर्जील इमाम, सफूरा जरगर और आसिफ इकबाल तन्हा सहित 11 लोगों को आरोप मुक्त कर दिया है। लेकिन कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं वो काबिले गौर हैं। कोर्ट ने कहा कि पुलिस वास्तविक यानी असली अपराधियों को नहीं पकड़ पाई, इसीलिए इन लोगों को बलि का बकरा बना दिया। हालांकि अदालत ने मोहम्मद इलियास के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश भी जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि सीए के खिलाफ एक बड़ी भीड़ प्रदर्शन कर रही थी। ऐसे में संभव है कि कुछ असामाजिक लोग इस भीड़ में घुसकर तबाही का माहौल बना सकते थे। लेकिन जिन आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा उनके खिलाफ पुलिस कोई प्रमाण नहीं दे पाई कि ये लोग उनमें शामिल थे या नहीं। अदालत ने यह भी कहा कि इस तरह की कानूनी कार्रवाई लापरवाही और दंभपूर्ण तरीके से की गई है। यह काम केवल और केवल इन 11 अभियुक्तों को परेशान करने के लिए किया गया। यह किसी भी रूप में न्याय प्रणाली की इच्छा नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करना और देश की जनता के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना हमारा दायित्व है। कोर्ट ने यह भी कह दिया कि पुलिस की इस तरह की कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। इतना ही नहीं, पुलिस की खिंचाई करते हुए कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि मामले में दायर की गई चार्जशीट सबसे ज्यादा असामान्य थी। वो भी एक नहीं बल्कि 3 बार चार्जशीट दायर करना, जिसमें कुछ भी पेश न करना। कुल मिलाकर कोर्ट ने पुलिस द्वारा गढ़ी गई कहानी को जनता के सामने खोल दिया और पुलिस को भयंकर तरीके से लताड़ा। मगर सवाल यह है कि इन आरोपियों की गिरफ्तारी और उन पर मुकदमा होने के बाद जिस तरह से गोदी मीडिया ने तांडव मचाया था, इन्हें आतंकवादी तक घोषित कर दिया था, क्या पूरा का पूरा गोदी मीडिया इस खबर को दिखाने की हिम्मत करेगा? क्या भाजपा का आईटी सेल, उनके नफरती बयानबाजी करने वाले नेता और गोदी मीडिया के लपड़झंडिस माफी मांगेंगे? हम सब जानते हैं कि वो लोग ऐसा कुछ नहीं करने वाले, बल्कि इस मामले को छुपाने के लिए कोई नया प्रोपेगेंडा चलाया जाएगा। याद करिए सफूरा जरगर के चरित्र को किस तरह से दागदार करने की कोशिश की गई। एक गर्भवती महिला के बारे में ऐसी ऐसी बातें कही गई जो बहुत सारे लोगों के लिए बर्दाश्त करना भी मुश्किल होगा। कभी कोख में पल रहे उनके बच्चे को लेकर तो कभी उनके पति को लेकर। आईटी सेल के गुर्गों ने यहां तक कह दिया कि बिना शादी के सफूरा गर्भवती कैसे हो गई। इस तरह की बहुत सारी घटिया बातें इन लोगों ने कही थी। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि गोदी मीडिया, आईटी सेल और नफरती नेताओं का चरित्र ही ऐसा है, जो भी इनसे वाजिब सवाल करेगा ये लोग उसे बदनाम करने की कोशिश करेंगे ताकि उसकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाए लोगों के बीच। यही घटिया काम करते करते कब गोदी मीडिया और तमाम नफरती लोगों की क्रेडिबिलिटी जनता के बीच समाप्त हो गई पता भी नहीं चला। कुछ दिन पहले ही दिल्ली के ही एक मामले में 9 मुस्लिम लड़कों को बाइज्जत बरी कर दिया गया और कोर्ट ने कहा कि
कि पुलिस के पास कोई सबूत ही नहीं है। सोच कर देखिए वो पुलिस के अधिकारी किस मानसिकता के होंगे जो किसी भी बेकसूर को उठाकर बड़ी बड़ी धाराओं में बंद कर देते हैं और सालों तक जेल में सड़ा देते हैं। मगर सवाल यह भी है कि सालों तक जेल में रहने के बाद यदि किसी को बाइज्जत बरी कर भी दिया जाए तो उसके साथ मानसिक, आर्थिक और शारीरिक जो प्रताड़ना हुई उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या इन लोगों का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कोई कर पाएगा? क्या इसे जीत माना जाए? आखिर क्यों हमारे देश के न्यायालय ऐसे अधिकारियों पर कोई कार्यवाही नहीं करते जो झूठे मामलों में किसी को फंसा देते हैं? वो दिन कब आएगा जब इस तरह के भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्यवाही करने का आदेश हमारे देश के न्यायालय देंगे? जिन अधिकारियों ने निजी स्वार्थ या राजनीतिक दबाव में इन नौजवानों की जवानी बर्बाद की, क्या उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए? हमारे देश में एक और खेल बड़ा तगड़े से चल रहा है। जहां भी लगे कि वहां से सवाल उठ सकता है, सत्ता के खिलाफ बातें आ सकती हैं, तो उस संस्था को डिस्क्रेडिट कर दो, उसकी मानहानि करो। सवाल यह है कि क्या हमारे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी वही काम कर रहे हैं? पिछले दिनों जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को चेतावनी दी थी। अब इस चेतावनी का किरेन रिजिजू किस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए और ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही किरेन रिजिजू साहब अपनी बात शुरू करते हैं वैसे ही कुछ लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं, मानो मजाक चल रहा हो। यह मजाक किसका उड़ाया जा रहा है? मैंने आज आते हुए देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने वार्निंग दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने वार्निंग दिया है। देखा आपने किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ाया जा रहा है। अभी और सुनिए, आगे कहा जा रहा है कि यह देश जनता के हिसाब से चलेगा। इस देश का मालिक इस देश के लोग हैं, हम लोग सेवक हैं, सब लोग सेवक हैं, सेवा करने के लिए आए हैं। मालिक कोई है तो जनता है और हमारा गाइड कोई है तो संविधान हमारा गाइड है। संविधान के मुताबिक जनता की सोच से देश चलेगा, कोई किसी का वार्निंग नहीं दे सकते हैं। हम लोग इस देश, इस महान देश का एक सेवक के रूप में अपने आप को देखता हूँ, वही बहुत बड़ी बात है। हमको मौका दिया है काम करने के लिए। यानी कुल मिलाकर रिजिजू साहब कहना चाहते हैं कि जनता ने हमें वोट दिया है तो हम जो भी करेंगे वो सही है, सुप्रीम कोर्ट वगैरह का कोई मतलब नहीं है। तो अब सवाल यह है कि किस जनता ने आपसे कहा था कि जजों की नियुक्ति आप करेंगे अपने हिसाब से? देश की किस जनता ने आपसे कहा कि आप अपनी मर्जी से नोटबंदी कर दीजिए? देश की किस जनता ने आपसे कहा था कि अग्निपथ योजना लाकर नौजवानों को बर्बाद करिए? देश की किस जनता ने कहा कि आप देश के नौजवानों को बेरोजगार कर दीजिए? देश की किस जनता ने कहा था कि डीजल और पेट्रोल पर इतना ज्यादा टैक्स लगा दीजिए? किस जनता से पूछकर एसबीआई और एलआईसी का पैसा अडानी की कंपनियों में उनके फ्रॉड के भंडाफोड़ होने के बाद भी लगाया गया? देश की किस जनता से पूछकर आपने अडानी को हजारों करोड़ का लोन दिया? देश की किस जनता से आपने पूछा था कि कृषि कानून लाए कि ना लाए? बल्कि आप तो अपनी मनमानी करते जाते हैं और जनता की सुनते ही नहीं। तो फिर किस मुंह से आप कह रहे हैं कि जनता के हिसाब से चलेगा? जनता से पूछना तो दूर, जनता जब सवाल करती है तो आप उन्हें आतंकवादी तक बताने लगते हैं। आप उन्हें देश की जनता मानने को तैयार ही नहीं होते, आप उन्हें पाकिस्तान परस्त कह देते हैं। क्या यह सब कुछ एक साजिश की तरह चलाया जा रहा है ताकि लोगों के बीच सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी और कम कर दी जाए और लोग मान लें कि सुप्रीम कोर्ट तो ऐसा ही है, सरकार सबसे ऊपर है? रिजिजू साहब कह रहे हैं कि हम संविधान के हिसाब से चलेंगे, जबकि उसी संविधान की रक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है। मगर किया भी क्या जा सकता है? यहां तो अहम ब्रह्मास्मि चल रहा है। देश भर में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर मांग बढ़ती जा रही है। सभी राज्यों के कर्मचारी चाहते हैं कि पुरानी पेंशन योजना लागू हो जाए, मगर बीजेपी के नेता इस शब्द को सुनते ही खड़बड़ा जाते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं खट्टर साहब, इन्होंने ओपीएस पर गजब का ज्ञान दिया है और बता भी रहे हैं कि व्हाट्सएप पर पढ़ा है। कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के किसी बड़े अधिकारी ने उन्हें यह मैसेज भेजा था। वैसे ये जांच का विषय हो सकता है कि वो केंद्र सरकार का कोई बड़ा अधिकारी था या फिर आईटी सेल का फर्जी अधिकारी। खट्टर साहब साफ साफ कह रहे हैं कि यदि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई तो 2030 तक भारत दिवालिया हो जाएगा। यानी कि बड़े बड़े धन्ना सेठों का लाखों करोड़ रुपया माफ कर देने के बाद भारत दिवालिया नहीं हुआ। गौतम अडानी को हजारों करोड़ का लोन दे देने के बाद भारत दिवालिया नहीं हुआ। देश की सार्वजनिक संस्थाओं को कौड़ियों के भाव अडानी को बेच देने के बाद भी देश दिवालिया नहीं हुआ और अपने ही देश की जनता को पेंशन दे देने से देश दिवालिया हो जाएगा। आप खट्टर साहब की बातें सुनिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। देखिए, अभी मेरे पास कल ही एक व्हाट्सएप ग्रुप आया है और उस व्हाट्सएप में ये लिखा था, अब एक अधिकारी है केंद्र के, नाम बोल रहा हूँ, जिन्होंने स्पष्ट लिखा है कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया तो 2030 तक दिवालिया हो जाएगा, देश दिवालिया हो जाएगा। और ये बिना पार्लियामेंट के अब इसको कोई लागू कर नहीं सकता। इवन अब राजस्थान ने भी इस विषय को वापस ले लिया कि हम नहीं कर सकते। तो जो घोषणा तो एक पॉलिटिकल घोषणा होती है, पॉलिटिकल। और मैं कहता हूँ आपको एक 2006 का स्टेटमेंट मनमोहन सिंह जी का ये सुनना चाहिए पार्लियामेंट। ये मनमोहन सिंह जी ने उस समय विषय चलाया था। उनको एक इकोनॉमिस्ट तो सब मानते हैं ना, प्रधानमंत्री जैसे थे सो थे, लेकिन इकोनॉमिस्ट अच्छे थे वो। तो उस नाते से उनकी स्टेटमेंट है कि हमको आगे बढ़ते हुए सारे सिस्टम में जितने लोगों को हमने एम्प्लॉय बनाना है, जितने लोगों को कर्मचारी बनना है, और उसके नाते से वो एक दबाव बढ़ता है और उसके हिसाब से जो पेंशन और जो सैलरी बढ़ती है और सैलरी के साथ पेंशन बढ़ती है, उस पेंशन के कारण से आगे चल करके हम सारे काम रोक करके इसी चक्कर में रह जाएंगे।